हेलो गाइस, वालेकुम सलाम। रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर कर दें दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चलते हैं। अपना मुजफ्फर भाई कन्वर्सेशन हो रही है दिलीप कुमार साहब और जुनेद भाई के साथ। वीडियो काफ़ी लेंथी है, बल्कि कोशिश करेंगे सारे। टॉपिक है कि इंडिया जीडीपी ग्रो 8.4, इंडियन नेवी सीज्ड। वीडियो देखते हैं क्या है। असल वीडियो के अंदर काफ़ी पॉइंट्स होंगे, उन पर बात करने वाली है। पहले देखते हैं वीडियो, फिर इस पर बात करते हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हम एक नई वीडियो बनाने के लिए मौजूद हैं। दिव्य कुमार सर, जुनेद सर और मैं मुजफ्फर। तो मैं इन दोनों मेहमानों को अपने इस शो में वेलकम कहता हूं। तो नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? सर थैंक यू। मैं बिल्कुल नमस्कार। ठीक हूँ सर। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। जुनेद सर, आप कैसे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। सर बिल्कुल सर सही है, आपकी दुआ आशीर्वाद है सर। आप बताएं। थैंक थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, एक जो टॉपिक जिस पर हम अभी बात करेंगे वो ये है कि 3,000 किलो, 3,000 से भी ज्यादा, एक्चुअली जो फिगर है वो 3,000 केजी से भी ज्यादा है, ड्रग पकड़ी है इंडियन नेवी ने। ये कहाँ से पकड़ी है और कौन लोग इसमें मुलव्वस थे, ये थोड़ा सा बताएं हमें। सर ये शुरुआत करने से पहले मैं एक फाइल शेयर कर रहा हूँ, ये आप हम्म, एक्सेप्ट करें। जी। ये करीब 1100 पेजेस की फाइल है, जिसके अंदर हम्म, डी क्लासिफाइड फाइल्स हैं एमईए की, जो कि हम्म, 1903 से लेकर 1971 तक की हैं। तो मैं हम्म, ये फाइल भी शेयर करूंगा, लोगों को बोलूंगा जाके ये पढ़ो नेशनल आर्काइव पे, या जो आपकी लाइब्रेरी वगैरह न्यू दिल्ली में है, इसके हम्म, अंदर तो बहुत कुछ आपको अपनी सही। हिस्ट्री के बारे में, असलियत गांधी, वो सबके हम्म, बारे में पता चलेगा। और इसके अंदर आपको सर ये करीब है 64,500 फाइलें हैं। हम्म। 64,500। अच्छा। वाह। और इसमें एक और चीज मैं शेयर कर रहा हूँ, ये भी हम्म, आप ऐड करें, जो मैं लोगों को हम्म, दिखाना चाहता हूँ। काफी लोगों ने पूछा कि यार पीवी नरसिम्हा राव ने क्या किया था, तो मैं सिर्फ दिखाना जी। चाहता हूँ। ये पीवी नरसिम्हा राव लेके आए थे द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हम्म, 1991। हम्म, अगर आप इस प्लेस हम्म, ऑफ वर्शिप एक्ट के नीचे अगर आप जाएं, तो आपको हम्म, पता चलेगा कि एक्ट नॉट टू अप्लाई टू राम जन्म हम्म, भूमि बाबरी मस्जिद। हम्म। ठीक है, अच्छा। नथिंग कंटेन इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द प्लेस और प्लेस ऑफ हम्म, वर्शिप कॉमनली नोन एज हम्म, राम जन्म भूमि Babri हम्म, Masjid, situated in Ayodhya, in the state of हम्म, Uttar Pradesh, and to any suit, appeal, or other proceeding relating to the said or place of worship। तो इस वजह से पीवी नरसिम्हा राव को बहुत बड़ा हम्म, क्रेडिट जाता है। जी। अब हम्म, सर मैं ड्रग्स पे आता हूँ। जी। जो आपने ड्रग्स की बात की, 3,300 किलो ड्रग्स पकड़ी गई हैं, जिसमें मोस्टली आपकी है मेथाफीन, हम्म। जो आइस होती है वो थी, फिर हीरोइन थी, कोकेन भी थी। अच्छा। एक किश्ती से पकड़ी गई है जिसके ऊपर 6 से 7 लोग थे, जिसमें से हम्म। 4 या 5 आपके ईरानी थे, और जो 2-3 बाकी थे वो पाकिस्तानी थे। शिप भी ईरानी थी, और अच्छा। ये ईरान से इंडिया की तरफ आ रही थी, और इसको इंटरसेप्ट किया है आपकी गुजरात पुलिस, गुजरात एटीएफ, इंडियन कोस्टल गार्ड्स, इन सब ने मिलके, और एनसीबी हम्म, ऑफ कोर्स, हम्म, गल्फ ऑफ कंबाट में जाके। तो वहां पर जाके इनको इंटरसेप्ट किया है, तो वहां पर इनको पकड़ा है। तो हम्म, अब आगे तहकीकात होगी तो पता चलेगा, लेकिन अब तक की जो तहकीकात से ये पता चला है कि शिप ईरानी थी, जो उस पे 4-5 बंदे ईरानी थे, 2-3 पाकिस्तानी थे। शिप ईरान हम्म, से आ रही थी, और इसके ऊपर 3,300 किलो के ड्रग्स थे, जो कि आज की तारीख में मार्केट में उसकी कीमत करीब 50 से 60 हजार करोड़ बनती है। ओ। और इसके अंदर आइस थी, मेथाफेटीन हम्म, थी, कोकेन थी, हीरोइन थी, हम्म, और भी किस्म के छोटे छोटे और भी ड्रग्स थे। ज्यादातर इसके ऊपर आइस थी, मेथाफेटीन जिसे कहते हैं, हम्म। क्रिस्टल्स। तो ये हम ड्रग्स के ऊपर भी कभी एक डिटेल से प्रोग्राम करेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर ड्रग्स का खात्मा क्यों नहीं हो रहा और इसके पीछे कौन से लोग हैं। क्या इतने वो बासर और ताकतवर लोग हैं कि जो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हम। अमेरिका, चाइना, डीप स्टेट, हम्म, सीआईए हम्म, कैसे कंट्रोल करेंगे? सही।
अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब अमेरिकन जो फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर थी, तो उन्होंने बहुत वहां से हेरोइन जो है वो निकाल निकाल कर पूरी दुनिया को सप्लाई की। अफगानिस्तान इसमें हकीकत है? तालिबानियों को असल में जो खेती पे लगाया ना ड्रग्स हम्म, की, वो अमेरिकन ने नहीं लगाया था। हम्म, लेकिन ये अमेरिकन को कहाँ पता था कि ये कारोबार फिर वो टेक ओवर कर लेंगे, वहां से फिर पाकिस्तानी कवर उसको उसके अंदर स्टेक ले लेंगे। हम्म, फिर पाकिस्तानियों को भी क्या पता था कि 2021 के बाद तालिबान उसका 100% स्टेक दोबारा ले लेंगे जबरदस्ती। ठीक है। और फिर जमीनों को जला भी देंगे। हम्म, तो शुरुआत करवाने वाला अमेरिका था, पर उसके ऊपर लगने वाले तालिबान थे, और आज भी तालिबान करते हैं खेती इसकी। अभी हो रहा काम वहां पे? अभी भी होता है। बहुत कम हो गया, हम्म, बहुत कम हो गया, हम्म, लेकिन होता है, अभी भी हम्म, होता है। जी जुनेद सर, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? एक्चुअल में साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को अगर आप क्लोजली मॉनिटर करें तो ऐसी हम्म, काफी कोशिश हो रही है कि कैसे भी करके ड्रग एंड नारकोटिक्स के कार्टेल को रिवाइव किया जाए। और ड्रग एंड नारकोटिक्स का जब कार्टेल आता है तो वहां से जाके फिर आपकी टेरर फाइनेंसिंग और बाकी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट का जो की जो फंडिंग्स होती है वहीं से होती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इनको क्रश किया जाए। और आज के टाइम में जो सारा कुछ हो रहा है साउथ इंडिया में, हाँ, आज ही के डेट में, हाँ, जिस दिन हम बात रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक 80 किलो का एक और पकड़ा गया जो कि चेन्नई के पास में पकड़ा गया। और वो जो बंदा था वो आपका श्रीलंकन सिटीजन था। ठीक है। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है ना भारत के साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, आप इसको इसमें आपको चाइनीज फुटप्रिंट्स देखने को मिलेंगे। और ऐसी कोशिश की जा रही है बहुत जोर शोर से कि कैसे भी करके एलटीटी को रिवाइव किया जाए, लेकिन भारत में। ठीक है। और जो तमिल इशू है उसको रिवर्सली एक्सप्लॉइट किया जाए। और फिर वो जो क्या ना, तमिल इशू के कोर में आपको अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट, फिर उसमें एक और कॉन्टेक्स्ट आ जाता है जो लोअर कास्ट है वही मोस्टली एलटीटी के कार्डर बने। फिर फर्दर जाके यही एलटीटी के कार्डर कन्वर्ट करके क्रिश्चियनाइजेशन चले गए। ठीक है ना। फिर वो जो पूरा जो हिस्ट्री है कि भारत ने तो तमिल कॉज को सप्रेस किया था 90s में, पीस कीपिंग फोर्स भेज के उनको मरवाया था, ये सारा कुछ करके भारत के अंदर बेसिकली ये फॉल्ट लाइंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और अभी अगर आप पिछले 2 साल में देखें, अगर तमिलनाडु का जो माफिया जगत है वहां पे ये अचानक से ये सर्च देखने को मिला कि तमिलनाडु का जो माफिया है वो प्रभाकरन को आइडियलाइज करके हीरोइज्म दिखा के, जैसे आपके यहाँ नहीं होता कि हाफिज सईद जैसे ग्रुप्स होते हैं, वो आईसिस टाइप का वो पूरा का पूरा कैंपेन इन्होंने शुरू कर दिया था। फिर बाद में एनआईए की रेड्स पड़ी, काफी लोग पकड़े भी गए। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो पब्लिकली सोशल मीडिया के थ्रू उनके फैन पेजेस चला रहे हैं। और ये जो था ना फर्स्ट स्टेज था, इसके फर्दर स्टेज में क्या होता कि ये लोगों को ब्रेन वॉश करते और उसके लिए उनको फिर पैसे चाहिए थे बहुत सारे। और सबसे आसान और इजी कैश है ड्रग्स। ठीक है ना। ड्रग्स मतलब आप समझो कि किसी को ड्रग्स पकड़ दिए तो वो चलता फिरता कैश है। दुनिया में कहीं भी किसी को अगर ड्रग्स आपने दे दिए तो वो इज इक्विवेलेंट टू ऑलवेज कैश। तो इसीलिए बिल्कुल ये, सही। हाँ, और एक छोटे से सूटकेस में जितनी ड्रग्स आ जाएगी उसकी वैल्यू 2.5-3 करोड़ से कम की नहीं होगी। तो दिस वर्थ मोर देन कॉस्ट ऑफ डायमंड एंड आल्सो गोल्ड। अच्छा, मणिपुर में भी जो वाकयात हुए थे उसके पीछे भी कुछ ड्रग्स के है मामला? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो पूरा का पूरा क्रश किया गया। अभी भी थोड़ा सा छोटे स्मॉल पॉकेट्स बचे हैं, वो क्रश हो जाएंगे। सही। दिवेक सर, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इस मामले पे, ड्रग्स के? नहीं, ड्रग्स के मामले में तो सर कुछ ऐड नहीं करना चाहूंगा। चले फिर हम जीडीपी की तरफ बढ़ते हैं। एक अच्छी खबर जो आई हमें भारत से, अच्छी खबर तो रोज आती है, एक मजीद जो अच्छी खबर आई है जीडीपी को लेकर, कि जो पिछले 3 माह का जो जीडीपी है, ग्रोथ रेट है, वो 8.4 रही है। इसके ऊपर बताएं जरा कि ये 8.4 ही है, इससे ज्यादा है या क्या है? इसकी जो एक्चुअल जो आप समझते हैं। सर देखें, हमने तो पहले ही कह दिया इससे ज्यादा है। हमने जिस हिसाब से कैलकुलेट किया वो भी बता दिया। अब जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना ना माने। मेरे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं रखने के लिए। पहली चीज के
मैं चीमा की आज वीडियो सुन रहा था, तो चीमा बड़ा वो अंबानी का मजाक उड़ाता है। अंबानी ने जोश जोश में कह दिया कि 2035 तक इंडिया 18 ट्रिलियन 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 47 तक 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। मैंने कंपाउंड कैलकुलेटर, उसको अगर आप कैलकुलेट करें अगले 24 ईयर्स एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.2 पर ईयर एनुअली, ठीक है, जीडीपी में, तो आपके जाके कोई बैठते हैं 27-28 ट्रिलियन डॉलर। 35 में कितने कम रह गए? 7-8 ट्रिलियन डॉलर। 7-8 रह गए। हाँ जी। तो इसके अंदर चाइना जो टूटेगा, चाइना जो गिरेगा, चाइना की जीडीपी जो कम होगी, उसे कौन गिनेगा? इंडिया की जीडीपी में 2026 के बाद क्वांटम जंप्स आएंगे, उसे कौन गिनेगा? ठीक है, तो उन चीजों को नहीं गिना। और एक बेसिक कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला है यार, आपको स्कूल में 5th या 6th क्लास में सिखा देते हैं, पाकिस्तान में भी एवरीडे मैथमेटिक्स में वो 5th क्लास में डी सिलेबस की बुक आती है। तो मेरे ख्याल से चीमा पीएचडी है, कम से कम उसने तो पढ़ा ही होगा, और नहीं पढ़ा तो हम पढ़ा देते हैं। ठीक है, और देखें ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि दुनिया गिर रही है और इंडिया चढ़ रहा है, और यही हम हर चीज बताते हैं, हम देख भी रहे हैं, बताए ना नहीं भी बताएं तो सभी को दिख ही रहा है। तो ये चीजें जो हैं ये देखने जैसी हैं। और चाइना गिर रहा है, चाइना का बाय द वे इस क्वार्टर का जो, अगर इंडिया का 8.4 आया, चाइना का 4.2 था ग्रोथ रेट, तो चाइना का आधा। और अभी आपको बता दूं, पहले जर्मनी 4 पे था, इंडिया को जर्मनी को ओवरटेक करना था, बट अब जापान को ओवरटेक करना है, क्योंकि जर्मनी अब नंबर 3 है, जापान नंबर 4 है, क्योंकि जापान की इकोनॉमी गिर रही है। सही। एक इकोनॉमी गिरती जा रही है और दूसरी दुनिया में सबसे तेज बढ़ती जा रही है, तो कितना टाइम लगेगा ओवरटेक करने में? तो पता नहीं क्या लोग कहते हैं 27 तक 28 तक, मैं तो कह रहा हूँ 2 साल। ये पता नहीं कौन सी दूसरी दुनिया में रह रहे हैं यार। एक सिंपल मैथमेटिक्स है, आईएमएफ का या डेटा ले लो, आरबीआई का डेटा ले लो, वर्ल्ड बैंक का डेटा ले लो, वर्ल्ड बैंक वो अपने कॉपी रजिस्टर में लिखो, नॉर्मल कैलकुलेटर लो, कोई इतना बड़ी डिग्री नहीं चाहिए आपको, नॉर्मल एवरीडे मैथमेटिक्स जो इस्तेमाल की जाती है स्कूलों में, उसकी कैलकुलेशन करनी है, निकाल लो, पता चल जाएगा कितना टाइम लगेगा। अच्छा दिव्य जी, मैंने आपको ईयर एंड ईयर एक्सेल पे ही कैलकुलेट करके दे दिया है कंपाउंड के, वो आप चाहे तो पोर्ट्रे कर सकते हैं। 2047 में जाके 17.93 परफेक्टली बैठ रहा है। 17.9 बैठ रहा है। हाँ। तो नहीं, ये गलत है तेरा, मेरे हिसाब से 28 या 29 बैठ रहा है, वो मैं फिर तेरे को बाद में उसको करेंगे। चलो तो उसके ऊपर हम एक और अलग से प्रोग्राम कर लेंगे कि किस तरीके से आप इस चीज को प्रूव करेंगे कि 28 तक। उसको फिर हम डिटेल में एक बार फिर से कर लेंगे लोगों के लिए। तो ये चीज है। बाकी अगर अब तक का 14 से लेके अब तक का देखना है, तो मैंने एक स्क्रीन शेयर की है, वो आप एक्सेप्ट करें तो लोगों को दिखा देते हैं जी। अगर इसको देखें आप, इसको जूम भी कर देता हूँ, ये देखें, जब मोदी जी आए थे तब इंडिया की जीडीपी थी 1.8 ट्रिलियन डॉलर, आज के वक्त इंडिया की ऑफिशियल जीडीपी है 3.75 ट्रिलियन डॉलर। और ग्रोथ रेट की फ्लक्चुएशन देखें, सिमिलरली आप चाइना का देखें और यूएसए का देखें और पाकिस्तान का भी देख ही लें। पाकिस्तान का तो घटा है, एक ही 374 से 340 हुआ, घटा है। और जो अच्छा इंटरेस्ट रेट देखे इनका, जीडीपी ग्रोथ रेट पाकिस्तान ने बताया 6.25, अगर 6.25% पे ग्रो कर रहा है तो 374 से 340 पे कैसे गिर गई जीडीपी? इसका वाला जीडीपी ग्रोथ रेट झूठी बताइए, माइनस में थे तभी तो गिरी है, माइनस में ही गिर सकती है, ये तो जीरो पे भी नहीं गिरेगी, गिरेगी तो माइनस में गिरेगी। ठीक है, तो ये चीज है। और तो आप दूसरी तरफ चाइना का देख लें, जो जिस 9 ट्रिलियन से 9.5 ट्रिलियन से 17.9 ट्रिलियन तक पहुंचा, जो कि हम मानते ही नहीं है कि इतना है। और इंडिया का आप देख लें। जुनेद सर कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इसमें?
बिल्कुल नहीं सर। देखिए, मुझे मेरे लिए तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर थे इससे पहले, शहबाज शरीफ, उन्होंने बोला था कि हम 3.5 का टारगेट रखते हैं जीडीपी का, ग्रोथ का। जी। और अचीव कितना किया? 2% भी नहीं। एक्चुअल में 1.8 1.7 के आसपास कुछ है, वो भी इन्फ्लेटेड है। और जो इन्होंने बढ़ा के दिखाया 2.5 2.18, वो मैं मान नहीं सकता। और देखें, दुनिया की हर कंट्री अपने जियो पॉलिटिकल सिनेरियो के बेसिस पे फिगर्स को मैनिपुलेट करती है। और मैनिपुलेट करने के कई तरीके होते हैं। एक तो आप क्या करते हैं कि दुनिया के काफी सारे कंट्रीज जो है एक्सपेंस जो है ना, क्योंकि ये तो एक्सपेंस के बेसिस पे कैलकुलेशंस होता है, जी। सिक्योरिटी का एक्सपेंडिचर भी इसमें डाल देती है, आर्मी का एक्सपेंडिचर भी, आर्मी के जो सैलरीज है उसको भी ऐड कर देते हैं। तो वो जो पैरिटी होता है ना, इक्वालिटी दुनिया भर में, अगर जी। हमारा 7% है तो वो किसी और के लिए 5% हो जाएगा, बाकी किसी और के लिए 9% हो जाएगा। तो जो हम समझते हैं ना कि इक्वली है, कि नहीं, भारत अगर जी। 7% दिखा रहा है और चीन अगर 3% दिखा रहा है, तो दोनों ठीक है, मतलब कंपेरेटिवली ठीक है। लेकिन अगर आप उसको एडजस्टमेंट पे जाएंगे तो भारत का 7% आपको 10% भी बैठेगा, 11% भी बैठेगा। और चीन का 3%, वो 3% नहीं बल्कि 1% पे आके बैठेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही। बिल्कुल आपने सही तरीके से बताया कि ये अच्छा, चाइना की इकोनॉमी की आप की नजर में डाउनफॉल की वजह क्या है, मुख्तसरन? बबल है, हम्म। बबल है, उसको जी। कभी ना कभी फटना था। वो चाइना ने कोविड करके खुद ही जल्दबाजी में खुद ही फाड़ दिया, और कुछ भी नहीं अच्छा। है। ये जो कोविड फैलाया पूरी दुनिया को, जो काम दुनिया 10 साल बाद करने वाली थी वो दुनिया ने 10 साल पहले कर लिया। सही। देखिए, फर्जी फर्जी रहेगा, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो। ठीक है, कितना छुपाएगा चाइना, फर्जी चीज फर्जी ही रहती है। हाँ, ये है कि एक ना एक दिन तो सामने आनी है। जो जल्दी आई है वो उनकी खुद की गलतियों, खुद की हरकतों की वजह से आई है। पहले आप नंबर 1 पे पहुंचो, फिर दुनिया को ललकारो। ये नंबर 2 नंबर 3 से दुनिया को ललकारना शुरू कर दिया। तो ऊपर से फिर फर्जी। अमेरिका का भाई कम से कम कुछ है तो सही, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, फर्जी बबल बना के। तो बस फिर यही होना था। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे देख रहे हैं? इलेक्शन के बाद में कुछ मामला बेहतर होंगे, इकोनॉमी बेहतर होगी पाकिस्तान की? इलेक्शन सर, गवर्नमेंट बनाते ही पहले दिन सबसे जी। पहला बयान क्या आया? हम IMF जी। से $8 बिलियन मांग रहे हैं। गवर्नमेंट बनाते ही पहले दिन पहला बयान। तो इस बयान से और क्या आपको लगता है कि क्या हो जाएगा? मुझे इंडिया में काफी चीजें लोग उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। आप हम देखते हैं कि ये कंपनी आ रही है, वो कंपनी आ रही है। ठीक है, हमने आज देखा 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेमीकंडक्टर के अप्रूव कर जी। दिए। अबे अप्रूव किए, बने थोड़ी ना गए हैं। एक एक इतने सोफिस्टिकेटेड और इतने बड़े बड़े प्लांट्स को बनने में 2 2 ढाई ढाई साल लग टाइम लगता जाते हैं। है। वो बनेंगे, उनकी प्रोडक्शन शुरू होगी, GDP में यू जंप आएगा, एक्सपोर्ट में यू जंप आएगा। ठीक है, तो वो बनने तो दो, तैयार तो नहीं। तो इसीलिए कहता हूँ 2026 के बाद इंडिया को क्वांटम जंप्स आप देखेंगे इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट्स में, फॉरेन एक्सचेंज में आपको क्वांटम जंप नजर आएंगे। और अभी तो तेल की बारी है। 2024 के भी जून जुलाई में इंडिया के ऑयल ब्लॉक एक्टिव होने वाला है, पहला। अच्छा। तो वो पहला एक्टिव हो रहा है इंडिया के पास। अभी आज के तारीख में 24 से 25 ऑयल ब्लॉक है, और वो और खरीद रहा है। जब सारे एक्टिव हो जाएंगे तो तब सोचना, करने अच्छा, तो दो। इतने इतने ज्यादा जो यूनिट्स लग रहे हैं, प्रोडक्शन प्लांट्स लग रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग रहे हैं सारे, तो आप समझते हैं कि लोगों की जो लाइफ है वो भी बेहतर होगी, जॉब्स जो अपॉर्चुनिटीज वो क्रिएट हो रही हैं, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उनके जो जिंदगी है वो भी आसान होगी पहले से? सर देखें, रोजगार इंडिया में अभी जो है 5% से कम है, 4.99798 बेरोजगारी की शरह? बेरोजगारी के, अनएम्प्लॉयमेंट की। पर वो बात मेरी समझ में आती नहीं है। इतने तो हमेशा रहेंगे सर। ये तो बूढ़े भी काउंट होते हैं इसके अंदर। आपकी बूढ़ी लेबर भी काउंट होती है, जो ना सामान उठा सकती है, ना वो उसके पास कोई स्किल है। इसके अंदर आपके और भी कुछ वर्ग हैं, कुछ रूरल एरियाज हैं, वो भी काउंट होंगे इसके अंदर। इतना तो हमेशा रहेगा। और बाकी बात रही कि इंडिया में बेरोजगारी है, जो ये कांग्रेस भी बोलती है कि मोदी ने नौकरियां नहीं दी।
मैं एक बात पूछ रहा हूँ, ये पे काम कौन कर रहा है? ये 10 साल में 70 एयरपोर्ट, और ये दिल्ली 38 किलोमीटर की सड़क बन रही है, 15 किलोमीटर ट्रेन बन रही है, ये हजारों ट्रेनें, फैक्ट्रियां, प्लांट्स, एफडीआई, पोर्ट्स में 200 पोर्ट बन रहे हैं, नेशनल वाटरवे जी 111 बन रहे हैं, आर्मी के कॉम्प्लेक्सेस, कभी वो जहाज बन रहे हैं, कभी बंदूकें बन रही, कभी गोलियां कौन कर कौन रहा है ये फिर? ये पीएम मोदी पर प्रधानमंत्री आवास योजना बन रहा है, वहां पर आपकी पावर प्लांट्स आपके लग रहे हैं, फर्टिलाइजर प्लांट लग रहे हैं, इवन आपकी गवर्नमेंट की कंपनियां जो होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज, वो एक्सपेंड हुई हैं पिछले 10 साल में, उन्होंने एक्सपेंशन किया है, उनके प्लांट बनते हैं, रोड बनते हैं, सोलर के प्लांट लगते हैं। तो कर कौन रहा है ये फिर? ये मेरे ख्याल जिन भूत आके कर रहे हैं काम, एलियन आके कर रहे हैं, पता नहीं कौन कर रहा है। 2014 में इंडिया में जब 70,000 गोरे का मतलब फॉरेनर काम करते थे, आज 70 लाख काम करते हैं। ये एमईए का डेटा है 2014 से 2023, 9 साल। तो यार मतलब इंडिया इतना महान मुल्क है कि अपने लोगों को नौकरियां नहीं दे रहा, पर गोरों को नौकरियां दे रहा है, ये कहना चाह रहा है अपोजिशन। यार आप बाहर वालों को नौकरियां तब देते हो जब अपने वालों को नौकरियों का मसला हल हो चुका हो, उसके लिए स्किल भी तो देनी होती है ना। बगैर स्किल के तो नौकरियां नहीं मिलेंगी, जिसको स्किल मिल रही है नौकरी में। मैंने 2 दिन पहले एक अमेरिकन इंडियन है जो अमेरिका में सेटल्ड है और 30-35 साल से वहां पर बड़ी अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे इंडिया के अंदर जॉब मिल जाए और मुझे जॉब नहीं मिल रही। तो ये अंदाजा लगाएं कि वो कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो स्किल्ड लोग इतने ज्यादा हैं या लोग वो इतने हैं कि ख्वाहिश कर रहे हैं, बाहर वाले लोग अब ख्वाहिश कर रहे हैं कि हम वापस जाएं अपने मुल्क के अंदर जाकर वहां पर रहें। वो इतना अट्रैक्शन पैदा हो चुकी है इंडिया के अंदर के जो एक इंडियन जो 30 साल से बाहर रह रहा है वो कह रहा है कि मैं वापस अपने मुल्क के अंदर जाऊं और यही वहां चीज सर पर हम कह रहे थे, जी तब कोई मानता नहीं था। हम तो कह रहे थे जी यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से लोग वापस जाना शुरू हो गए जी हैं। जी इवन जी आज की तारीख में जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो एडवांस में इंडिया में अपने वो जो एजेंट्स होते हैं, काउंसलर जो होते हैं, जो एडमिशन दिलवाते हैं, उनको एडवांस में कह रहे हैं कि हमें उधर नौकरियां वगैरह नहीं करनी, हम जाएंगे, डिग्री लेंगे, वापस इंडिया आके काम करेंगे। अभी जाने से पहले ही बोल रहे हैं इंडिया में जाए, अभी तो गए भी नहीं है, पहले से अपने उसको बोल रहा है। और ये ऐसी तादाद की अगर परसेंटेज निकाली जाए तो ऐसी टोटल मिला के 40% की आबादी है, जो कि बहुत ज्यादा है, जो कि अच्छी खासी है। कोई 4% नहीं, 40% अच्छी खासी होती है भाई, ठीक है। और फिर ये जो लोग भेजे जा रहे हैं, कभी अमेरिका वो जा रहे हैं तो 3 लाख, कभी वो फ्रांस 30,000 जा रहे हैं, अभी इजराइल 1 लाख जा रहे हैं, अभी ताइवान से बातचीत हो रही है 2.5 लाख लोगों को बेचने की। ये भाई फिर ये नौकरियां कहाँ से कौन कर रहा है फिर? काम क्या, देश कैसे चल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ सरकारी नौकरियां पिछले 1.5 साल में मोदी जी ने 8.5 लाख सरकारी नौकरियां दी है पिछले 1.5 साल में, 8.5 लाख। और हमने एक बात की थी सितंबर में, जो मेरी आखिरी वीडियो थी, कि ऐसी खबर आई है कि दिसंबर और जनवरी में मोदी जी 5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अनाउंस करेंगे, ठीक है, ऐसी खबर आई है जी। आप पिछले 1 महीने का उठाए, 1 महीने में मोदी जी ने करीब 3.5 लाख करोड़ के तो प्रोजेक्ट अनाउंस कर ही दिए। डेली वो प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहा है। आज की उठा, आज इन्होंने 2 जगहों पे किया, ओडिशा में, एक वेस्ट बंगाल में किया, एक दूसरा वो झारखंड में किया। कल परसों तमिलनाडु, महाराष्ट्र में कर रहे थे, उससे पहले वो ओडिशा में थे, उससे पहले गुजरात में थे, उससे पहले मध्य प्रदेश में कर रहे थे, उससे पहले राजस्थान में कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में किया है। इन सबको टोटल करें तो 3.5 लाख करोड़ बनते हैं ये। अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे स्टेट्स थे कि इतने बड़े प्रोजेक्ट कहाँ पर हैं, कहाँ हमें नजर नहीं आ रहे। नजर आने शुरू हो गए ना अब। 50 लाख करोड़ के काम हुए हैं पिछले 10 सालों में, 50 लाख करोड़ के गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। ये 50 लाख करोड़ के काम मेरे ख्याल से राहुल गांधी खुद आके कर रहा था। अच्छा, इसमें मैं और 2-3 ऐड कर दूं चीजें। आज के टाइम में 500 से ज्यादा स्टेशंस को जो मॉडिफाई किया जा रहा है, दैट इटसेल्फ इज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। 1250 आज तक मतलब पूरी दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा जो मॉडिफिकेशन प्रोजेक्ट किसी कंट्री ने अनाउंस नहीं किया। वेरी गुड। हाँ,
और ये जो मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं ना, मैं भी थोड़ा सा मॉनिटर कर रहा हूँ, वो कैसे वो मैं नहीं बता सकता। गोरखपुर में इन्होंने टेंडर दे दिया, एक जापान की कंपनी को इन्होंने इनवाइट किया कि आजा भाई तुम हमें सजेस्ट करो, और भी दुनिया भर से जितने लोग हैं जो डिजाइन में इनको हेल्प आउट कर सकते हैं कि आगे का फ्यूचर का बताओ, 50 साल बाद का मुझे बताओ प्रिडिक्ट करके कि 50 साल बाद आपको स्टेशन कैसे रिक्वायरमेंट होंगे, उस हिसाब से स्टेशन ऐसा कि जो मल्टी हब की तरह इस्तेमाल हो, स्टेशन ऐसा जिसको फर्दर एक्सपेंशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, उस तरीके से उन्होंने डिजाइन प्रपोज किया। और उस डिजाइन के कंसेप्ट के हिसाब से और सिटी की जो रिक्वायरमेंट है सबसे इम्पोर्टेंट, और सिटी की जो जियोग्राफी है उसके हिसाब से सबका यूनिक सा डिजाइन है। और किसी भी स्टेशन का अगर आप डिजाइन देखोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं से उस सिटी की जो यूनिकनेस है वो आपको दिख जाएगी स्टेशन। तो काफी सारी चीजों को एक साथ ब्रिंग करके आपको एक मॉडर्न स्टेशन दिए जा रहे हैं। और ये काम बहुत सारे जगह पे शुरू हो चुका है। कानपुर में शुरू हो गया है, कानपुर का स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन। गोरखपुर में बस अब अबाउट टू स्टार्ट। मुंबई में शुरू हो गया। मुंबई में जो आपका सीएसटी स्टेशन है, वो आप समझो ना कि वो इतना यूनिक उसका सॉल्यूशन है कि वो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनेगी आने वाले टाइम में। क्योंकि आप समझो कि वो 18 मतलब 200-250 साल पुराना स्टेशन है, और उसको आपको उसी तरीके से रीडेवलप करना है। तो जब वो निकल के आएगा ना, तो पूरी दुनिया सीखने आएगी कि आपने कैसे किया। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो स्पीड है, वो स्पीड में भी आपको कमी नहीं दिखेगी। लोग ही तो शिकायत करते कि यार हर जगह गड्ढे खोद दिए, फिर बोलते भारत सरकार कुछ करती ही नहीं है। ठीक है, क्या करे। अच्छा, इसमें एक और चीज हाँ, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। जुनेद ने जो खड्डे वाली बात की, खड्डे उन शहरों में बार बार खोदे जाते हैं जो शहर ऑलरेडी स्टैब्लिश हैं। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु वगैरह पहले से जो स्टैब्लिश बड़े शहर हैं, टीयर 2 टीयर 3 में बार बार खड्डे नहीं खोदे जाते। उसकी वजह ये है कि क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने 65 साल में कभी अर्बन डेवलपमेंट में ध्यान दिया ही नहीं। तो जैसे ही अगले खाली प्लॉट पे कोई बिल्डिंग बनने वाली होती है, फिर खड्डा खुलता है, क्योंकि वहां तक गैस की लाइन पहुंचानी है, पानी की लाइन पहुंचानी है, तो फिर रोड बन जाता है। उसके फिर अगले प्लॉट पे फिर कोई नई बिल्डिंग बन रही होती है, तो फिर लाइन पहुंचानी होती है, फिर वो करना होता है। बोलते हैं अब लोगों की नजर में खड्डे खोदना है, हमारी नजर में ये डेवलपमेंट हो रही है। बिल्कुल। क्योंकि अर्बन, अच्छा इसमें एक और पर्सपेक्टिव है जो मैंने पूछा कि भाई ये एक साथ ही क्यों नहीं कर देते, सारे खाली प्लॉटों पे एक साथ ही क्यों नहीं पहुंचा देते। मेरा सवाल ये था उस बंदे से। तो उसने कहा यार वो फिर फिजिबिलिटी वायबल नहीं रहता, क्योंकि शहर भी तो चलाना है ना। फिर बजट की बात की उसने बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने कहा कि ये जो प्लॉट पे जब लाइनें एक्स्ट्रा जाती हैं, तो ये प्लॉट के जो बिल्डिंग का जो ओनर या डेवलपर होता है वो पैसे देता है, ये बीएमसी पैसे नहीं देती। बीएमसी सिर्फ काम करवाती है, खर्चा सारा वो उठाता है। अगर हम करवाने बैठे तो बीएमसी का सारा बजट ही इसी में चला जाएगा, पूरी मुंबई में लाइनें बिछाने में। तो मुंबई के पता नहीं 10 साल बाद जाके वहां पे कंस्ट्रक्शन होनी और लाइनें पहले से बिछानी। बिल्कुल दिलीप जी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। देखिए, जैसे कि एक कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हो या कुछ भी हो, आप या इवन रोड ही बना रहे हो, उसके साथ उस रोड के साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट इम्बेड हो सकते हैं। वो वही आपका हाईवे हो सकता है कि रेलवे ट्रैक को क्रॉस करे, वन विभाग को जाए, ठीक है ना, फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी के भी कुछ लैंड को जा सकता है। तो इसमें एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं कभी कभी, और सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे एनएचआई भी आ गया। तो अब अक्सर लोग एक्सपेक्ट हैं कि आप जो प्रोजेक्ट करो तो सबकी रिक्वायरमेंट को एक साथ ही फुलफिल करते हुए करो। अब होता क्या है कि जो डिपार्टमेंट जो प्रोजेक्ट कर रही होती है, उसको अल्टीमेटली अपनी कॉस्ट सेविंग करनी है। वो ये नहीं देखेगी कि मैं दूसरे डिपार्टमेंट का कॉस्ट सेविंग कर दूं। अगर एनएचआई अगर प्रोजेक्ट कर रही है तो वो कभी नहीं सोचेगी कि इंडियन रेलवे का कॉस्ट में सेविंग करूं, या वन विभाग का मैं कॉस्ट सेविंग करूं, या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोई कॉस्ट सेविंग करूं। वो कभी नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप जाओगे ना तो इंटरमिनिस्टेरियल डिस्प्यूट्स बहुत है सरकारी तंत्र में, और इंटरमिनिस्टेरियल छोड़िए, एक ही मिनिस्ट्री में, इवन एक ही दफ्तर में बहुत डिस्प्यूट होते हैं। रेलवे में अगर आप चले जाए तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की फाइनेंस से नहीं पड़ती, ठीक है। ये बड़ा अजीब सा। और अब तो बहुत अच्छा किया इन्होंने, फाइनेंस को इंडिपेंडेंट कर दिया लगभग हर मिनिस्ट्री में।
फाइनेंस जो हर डिपार्टमेंट का जो फाइनेंस है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को ही रिपोर्ट बैक करता है। तो उसका एक मैट्रिक्स जो है वो अपडेट कर दिया इन्होंने, जो बहुत और ये यूनिक है। करप्शन में भी कमी लेके आता है, ये चीज बिल्कुल। करप्शन में भी कमी करेगा। हाँ, क्योंकि अगर एक ही सिस्टम के लोग होंगे तो मिलजुल के अपना काम करा लेंगे। और इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे जो कंपटीशन होता है ना, इंटर मिनिस्टेरियल जो कंपटीशन होता है, जी। इंटर डिपार्टमेंटल कंपटीशन, उसका जो असली जो बेनिफिट बोलता है इस तरीके से होता है। जब फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग हो जाती है, एक ही ऑफिस पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग बैठ रहे होते हैं और एक दूसरे जो रेलवे हो गया या अर्बन डेवलपमेंट हो गया, एनएचआई जी। के लोग, तो उनका जो डिस्प्यूट होता है ना वो वहां पे कंस्ट्रक्टिवली इस्तेमाल होता है। दिव्य सर कुछ और इसमें ऐड करना चाहेंगे? एक तो आप सिगरेट पी रहे थे, हमारे देखने वाले फिर उन्होंने कहना दिव्य सर जो है उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये सिगरेट ना पिया करें, अच्छा, या कम से कम मैं इसमें ऐड कर दूं, एक्चुअल में मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा अपना आप किया करें, क्योंकि वो वीडियो पे फिर वो ब्लॉक का इशू आ जाता है, वो हम्म। कॉपी कुछ इशू आ जाता है उसमें। नहीं वो चले, मैं वो अलग मसला है। मुझे एक कंसर्न है उनकी सेहत से रिलेटेड, के वो बीमार हो जाते हैं, उनका देखें नहीं, गला खराब जुनेद हो जाता है जुनेद कभी। का रीजन मुझे अच्छा लगा। जुनेद का रीजन मुझे अच्छा लगा। अच्छा, इसमें आपको दो चीजें एंडिंग करते हुए। पहली चीज तो यार, ये नीचे के लोग बहुत बोलते हैं जुनेद को टोका मत करो, जुनेद को बीच में काटा मत करो, बोलने दिया करो। तो जुनेद इसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे? एक्चुअल में बाद में मैं इनकी कान खा रहा होता हूँ। एक तरीके में हम एक दूसरे से बदले निकाल रहे होते हैं, कभी ऑन स्क्रीन कभी ऑफ स्क्रीन। और कभी कभी क्या होता है कि हमें बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं तो वो मेरे जहन से निकल ना जाए तो मैं फिर बीच में टोक देता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज, पप्पू को कैसे भूल सकते हैं? आ जाए पप्पू पे आते हैं। राहुल गांधी आए कैम्ब्रिज, ठीक है, अपना भाषण देने। पता चला कैम्ब्रिज यहाँ पर एक शहर है, उस शहर में एक कॉलेज में आए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में नहीं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस चलते हैं, उसमें से एक कॉलेज पे है जिस कॉलेज का नाम था जीजस कॉलेज, वहां पर है। अब जाहिर सी बात है, इंडिया में बहुत सारे खुराफाती हैं। उन्होंने जीजस कॉलेज को ईमेल लिखी और पूछा कि भाई ये क्या था इसकी स्पीच वगैरह का डिटेल्स। तो मैं ईमेल मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा, आप लगाइएगा। जी। वो कहते हैं कि ये पेड इवेंट था, पैसे दे अच्छा। के ये आया है बोलने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये एक कैमोफ्लाज होता है। आप डीप स्टेट से और इंटरनेशनल कबाल से मीटिंगें करते हैं, और देखें जैसे वो उधर पहुंचे, इधर रेलवे यूनियन ने बोला है कि 1 मई तक हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो वरना हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम मतलब पूरे इंडिया को बैंकरप्ट करने की बात। ठीक है, अब मोटा भाई तो मोटा भाई वो तैयार बैठे थे। अब क्या पैटर्न इनका इतना वो हो गया है कि यार कुछ नया करो। अब सबको रिपीटेड। पता है कि ये भाई साहब जाएंगे बाहर तो कुछ ना कुछ लेके ही आएंगे। ठीक है, तो मोटा भाई ने क्या किया, 18 घंटे के अंदर अंदर 50% टिकटें सस्ती कर दी सारी रेलवे की। अच्छा। आबादी, अब आबादी जो गाड़ी या बस में जाती थी वो भी ट्रेन से जाएगी। 50% बहुत होता है। ठीक बहुत है, ज्यादा। अगर अभी ये स्ट्राइक पे जाते हैं तो इनको गालियां आबादी देगी। अब इनसे लड़ेगी आबादी, इनसे अब गवर्नमेंट नहीं लड़ेगी। ठीक है, मोटा भाई का दिमाग देखें। और अगर ये स्ट्राइक जेन्युइन होती ना तो ये या तो बोलते हम पहले ही करेंगे या इलेक्शन के बाद करेंगे। ये 1 मई इलेक्शन के बीच में कौन सी स्ट्राइक होती है? उनको पता भी है कि इलेक्शन के बीच में तो कोई फैसला हो ही नहीं सकता ना भाई। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इलेक्शन के बीच छोड़े, जैसे आज कोई फैसला नहीं हो सकता, आज नहीं हो सकता, पार्लियामेंट बंद है। जैसे जैसे आपने बोला था फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, वो बिल्कुल भी ऐसे ही बिल्कुल। नंबर स्कोरिंग के लिए। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि उस रेलवे यूनियन वाले का क्या होगा। जिसने जो ऊपर के टॉप के बंदे हैं उनको तो अब नहीं छोड़ेगी सरकार, इतना तय है। अच्छा, मुझे भी ऑक्सफोर्ड से फोन आ रहा है, लेकिन वही है कि वो भी बोलने के पैसे तो लगते हैं इसके। तो मैं बोला ये सही। क्या बकवास बात। अरे सर, मैं आपको एक वीआईपी चीज दिखाता हूँ, आप भी, लोगों का भी दिल खुश हो जाएगा। सर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी। अच्छा, ये मैं पढ़ा दूं, एक मिनट।
द कम्युनिकेशंस एट GGScollege.co.uk। ये किसी दिबांकर भाई साहब ने बड़े कांड किए हैं, ठीक है। अब ईमेल का नीचे ये वाला मैसेज पढ़े, द इवेंट वाज एन एक्सटर्नल कमर्शियल बुकिंग, पैसे दे के बुकिंग की गई। द कॉलेज हैड नो इन्वॉल्वमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन और फाइनेंसिंग द इवेंट। बेस्ट विशेस हेलेना फ्रेम, कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग मैनेजर, जीजीएस कॉलेज, कैम्ब्रिज शहर, कैम्ब्रिज CB5 8BL। इससे अंदाजा लगा ये क्या हरकत है जी। सही है, पैसे देके सर मैं भी कल कुछ 3-4 कॉलेजों में जाता हूँ, भाषण वाषण दूं लोगों को, फिर आप वीडियो बना के आप यूट्यूब पर डालूं। आप अगर इलेक्शन लड़ना तो आप ऐसे करेंगे ना, वैसे आपको क्या फायदा पैसे दे के आप भाषण देंगे। नहीं सर, हमारे पॉलिटिकल, हमारा जो क्या कहते हैं उसे, आइडियल दूसरे हैं, पप्पू जैसे नहीं है जो हम पैसे देके ये काम करें। हमें पता है कि असल पॉलिटिशियन ग्राउंड पे जाके काम करता है, कैम्ब्रिज में जाके बातें नहीं करता। बिल्कुल सही है। और देखिए, सबसे अच्छा पॉलिटिशियन तो वो है जिससे लोगों को फायदा पहुंचे, आपके मुल्क को फायदा पहुंचे, ना कि आप सिर्फ अपनी जाती मशहूरी के लिए इस तरह के काम करें। ये बिल्कुल मुझे तो अच्छा नहीं लगा कि पैसे देके आप भाषण दे रहे हैं वहां पे। एक मैं आखिर में एक सवाल पूछ रहा हूँ और लोगों से फिर एंड करते हैं। क्या राहुल गांधी राजीव गांधी की औलाद है? और अगर है तो राजीव गांधी के मरने पे जब सरकार ने DNA टेस्ट के लिए सैंपल मांगा तो राहुल गांधी का सैंपल देने से सोनिया गांधी ने क्यों मना किया? कौन है राहुल गांधी का असली बाप? टड़ान 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 एंड। जी हाँ, जुनेद सर। पहले मैं 2-3 चीजें ऐड कर दूं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना वो जो प्रोजेक्ट्स के हवाले से, तो जो हम लोग बात करते कि एक ही बार क्यों नहीं कर देते, एक ही बार गड्ढे क्यों नहीं कर देते, उस चीज को भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जिसको मिशन गति शक्ति बोलते हैं। और उसमें जो विजन है, राइट एट फर्स्ट टाइम कल्चर का विजन की बात की गई है। और मेरी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि PMO में 100 प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर किया जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, उसको PMO प्रोजेक्ट के ही तौर पे जाना जाता है शुरू से। PMO तो ये दोस्तों वीडियो होगी थक गए यार, इतनी लंबी वीडियो थी। मेरा तो ना, मैं पहले एक सवाल है मेरा अपने दिलीप भाई साहब से। दिलीप भाई साहब के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है भाई सियासत के बारे में, वो बहुत गहरी नजर है, खास करके उनकी चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, जियोपॉलिटिक्स। लेकिन फिर भी मैं कई ऐसी बातें जिनसे देविक भाई की बातों की मेरा इतराज अक्सर होता है। आज कौन सा भाई के साथ सवाल भी होते, बातचीत भी हो जाती, लेकिन मेरा अगर भाई वीडियो देखे देविक भाई तो मुझे ना कुछ हाजम नहीं हो रहा। क्या हाजम नहीं हो जो रहा? कह रहे थे 2 साल में इकानमी की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि 2 साल में इतनी बड़ी इकानमी हो जाएगी, या 2035 की कर जो भी मुकेश 2047 तक 35 ट्रिलियन। भाई ये कुछ हाजम नहीं होती। हाँ, इंडिया जिस तरह ग्रो कर रहा है, करनी भी चाहिए और कर भी रहा है, हमारी दुआएं करता भी जाए, लेकिन इतनी ज्यादा चाइना भी आज तक देखे ना, चाइना कितना अरसा हो गया आज तक चाइना जरा वो 22 की तकरीबन 22 तक पहुंचा है, ट्रिलियन है या 20 ट्रिलियन या 21 इधर ही पहुंचा है ना, लेकिन वो नहीं पहुंच सका। तो ये कैसे हो सकता है, ये मुमकिन कैसे है कि इंडिया 2047 भी 50 तो लगा ले, यहाँ अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी दावा करना कुछ आजम नहीं हो रहा। इसमें एक थोड़ा सा जोल छोड़ गए दिविक भाई। जोल ये है क्योंकि जो GDP है वो कोई फिक्स कैटेगरी नहीं है, ये कोई फिक्स चीज़ नहीं है कि ये इतनी चलेगी, लेकिन उन्होंने अपने लिहाज से एस्टिमेटेड लगाई 7 पॉइंट समथिंग लगाई कि अगर इस लिहाज से ये इससे भी बड़े, उन्होंने बताया कि कैलकुलेटर उठाएं, कंपाउंड फार्मूला को बता रहे थे वो लगाएं, मैथ का बेसिक मैथ है, मैं मानता हूँ लगाएं उतनी समय। वो उन्होंने कहा कि 2047 तक यानी कि 24 ईयर्स मजीद डालें तो वो कम से कम 27-28 ट्रिलियन बन जाती है। मैं मानता हूँ बन जाती है, कैलकुलेशन से ऐसे ही है। क्या गारंटी है? मेरी दुआ है कि इंडिया ऐसे इससे भी तेज़ी से तरक्की करे, लेकिन क्या गारंटी है कि दूसरे मुल्क रिसेशन में चले जाएं और इंडिया का अकेला बढ़ता। अभी सीन तो यही है
अभी सीन तो यही चल रहा है कि सबसे ज्यादा जीडीपी इंडिया की है रिकू भाई, तेजी में यही जा रहा है, यही जा रहा है। जापान भी नीचे आ रहा है, जर्मनी भी, और चाइना भी थोड़ा चाइना नीचे। हाँ नीचे है, मतलब लेकिन ये दूसरी चीज डेविड भाई कह रहा है कि चाइना में ये हो जाएगा, चाइना में वो हो जाएगा, चाइना नीचे आ जाएगा, टूटेगा, इकोनॉमी टूटेगा, इस तरह होगा। इस तरह की बात डेविड भाई साहब, मेरी आपसे ये सवाल है, इस तरह एक तो आपको करनी नहीं चाहिए। कि दूसरी बात ये है कि चाइना बहुत बड़ी चीज है। उनका दावा तो यही हो, तो दुनिया अपने मुल्क के अंदर यही बताते हैं अपने बच्चों को। जो सुना है, मेरे गांव का लड़का उधर गया, वो आया कुछ 3 महीने वापस गए, उससे भी सवाल किया था, वो कह रहा था कि वाकई में ये उधर बताया जाता है कि आप दुनिया की सुपर पावर कंट्री हो। वो अपने बच्चों को बताते हैं, एवं के है नहीं, वो दूसरे नंबर पे। तो चाइना मान लेती को मसला बनता है। मसले तो इंडिया में बहुत चले हुए हैं, हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हो रहा है, सिख मुस्लिम हो रहा है, जिसमें किसानों का मामला उठा हुआ है, जो मणिपुर वाला मामला वो अभी भी उठा हुआ है, इलेक्शन के ऊपर पता नहीं कितनी बातें हो रही है, मशीन के ऊपर कितनी बातें हो रही हैं, बहुत ज्यादा इशू है, हर कंट्री में होते हैं। तो फिर भी इंडिया इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है, उनको कंट्रोल करके चल रहे हैं, अच्छी बात है। ये एक अच्छी पॉलिसी की वजह है, अच्छी हुकूमत की है, सोच अच्छी है, लेकिन मसले होते रहते हैं। ये डेविड भाई का कहना कि चाइना टूट जाएगा, चाइना नीचे आ जाएगा, चाइना इस तरह होगा, ये अच्छी बात नहीं लग रही। इस तरह मुझे नहीं कुछ नजर आता यार ना देखें, चाइना नीचे इतना गिर जाएगा कि इंडिया ऊपर पहुंच जाएगा, तो चाइना उतना ही नीचे आ जाएगा। जापान भी एकदम नीचे आ जाना है, जर्मनी ने भी एकदम नीचे आ जाना है। क्या फिर वो दूसरे नंबर पे इंडिया ने बन जाना 2047 में? यही बनता ना, फिर तो ये बोलो ना, फिर यही बनता है कि दूसरे नंबर पे उन्होंने चले जाना है। यार देखे ना बिल्कुल क्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी इकॉनमी चाइना की? नहीं, चाइना क्यों यार, चाइना मैं ये नहीं कहते आप एक बात सुनो ना, इंडिया किसी से जंग लड़ना चाहता है, आपको लगता है इंडिया किसी का जंग लड़ेगा? तो ना ही चाइना लड़ना चाहता है, नहीं लड़ना चाहते, तो फिर दोनों की ही इकॉनमी बढ़ेगी। मौजूदा तो इंडिया की ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन इंडिया भी रुका हुआ नहीं। लेकिन जीडीपी ग्रोथ रेट की बहुत ज्यादा इंडिया की 8.5 तो मैं कह रहा हूँ, मुख्तलिफ जो थे ना कंपनीज अदारे जो एस्टिमेट लगाते हैं, उन्होंने इंडिया के बारे में लगा के रखा होता है। मैक्सिमम भी ग्रो किया 6 साल के दरमियान ग्रो करेगी इंडियन इकॉनमी, लेकिन उन्होंने 8.4 पर चले गए। ये बहुत ज्यादा है यूकुब भाई, ये कहने में जुबान बोलने में ये आसान है। थे ना वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने या दूसरे बड़े इदारों ने, सर्वे इदारे जो होते हैं, बिल्कुल, तो उनको भी इन्हें झूठा साबित कर दिया। ये बात तो सच है, ये बात बिल्कुल सच है। हमारी दुआ है कि ये ऐसे ही जाए। ये ये उनकी मेहनत है, उनकी एक अच्छी पॉलिसी है बीजेपी। अच्छा, आगे मुल्क की गाज जिस तरह भी चल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन उन्हें कंट्रोल करके जीडीपी को बढ़ा रहे हैं। जकूब भाई बातें बहुत सारी हैं, कोशिश तो बड़ी होती है कि सारी बातों को याद करें, लेकिन अफसोस ये है कि टाइम शॉर्टेज होता है। आप भी बोलना। अच्छा, पकड़े गए 3,300 आईस, जिसमें वो बता रहे थे अपना दिव्य भाई के कुछ ईरान का पाकिस्तानी भी उसमें है। तो ये नुकसान है यार, ये ऐसा क्यों हुआ है? इसको सख्ती से क्यों नहीं खत्म किया? यार ये कल की बात है, अभी तक कल की बात है। डॉक्टर जयशंकर रशिया से होके ईरान गए हैं, फिर ईरान से वापस आए हैं। तो ये कैसे हो सकता है? ईरान के साथ इनके तल्लुकात भी अच्छे, चलो पाकिस्तानी तो होते तो मैं मान लेता रुखसार, ये ईरान किस तरह इंडिया के साथ इस तरह कर सकता है? ये नुकसान ही है। इस तरह की चीज इंडिया के अगर पहुंचे तो नौजवान जो वो सिख एक थे ना, क्या उसका नाम था, जो कबड्डी का शौक बढ़ाया जिसने दुनिया में, वो पंजाब के CM भी थे उस वक्त। उन्होंने कहा था ना भी हम नशे से पाक करेंगे नौजवानों को, दुनिया में भी और इंडिया में भी। और वो मतलब गाना भी गाया था सिखों ने, इसके ऊपर कबड्डी बहुत ज्यादा वायरल दुनिया वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ। तो फिर तो वो नशे में नहीं लग जाएंगे हिंदुस्तानी सारे। इतनी बड़ी खेत नशे की पहुंचेगी इंडिया में, तो फिर तो यार इंडिया छोड़कर कहीं भी कहीं भी पहुंच जाए, नौजवान नस्ल का नुकसान है भाई, कहीं भी पहुंच जाती है। बिल्कुल। ये किसी भी मैं कहता हूँ कि किसी कंट्री को खत्म करने के लिए उसकी नौजवान नस्ल को खत्म किया जाता है। एक और बड़ी बात खत्म करने के सबसे बड़े चले वो तो है, मैं हैरान हूँ और परेशान भी हूँ इस पॉइंट दिव्य भाई के से कि राहुल गांधी और यार मुझे भी ये अच्छा नहीं लगा।
ये गलत पर्सनली है। हिट कर दिया। डेविड भाई ने ये पर्सनल बात नहीं करनी थी, पता नहीं क्यों ये बीजेपी से कुछ इनका लेना देना है या ये मोदी साहब से इनका बहुत ज्यादा अच्छा ताल्लुक है। नहीं को भाई इस तरह कोई इस तरह की बात है जो भी नहीं ऐसा जिस तरह भी है भाई, जो है ना ये कांग्रेस इन्होंने बड़ा रूल किया है, बड़ी अच्छी इन्होंने मतलब कंट्री दी है मोदी साहब सोनिया को, बीजेपी को। गांधी की मतलब करैक्टर पर डायरेक्ट उंगली उठाना नहीं बुरी लगी बात जो है हमें तो भाई। नहीं। एक बात इसमें यकूब जरूर है, अगर फर्ज कर ले, मैं ये नहीं कह रहा कि ये है कि नहीं है, अगर डीएनए टेस्ट के लिए मांगा गया था राहुल गांधी को से कि और राजीव गांधी, यार जो भी मामला, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, अगर गवर्नमेंट की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से या कहीं भी मांगा गया था तो फिर झिझक नहीं करनी चाहिए थी इनको। झिझक इसलिए नहीं करनी चाहिए थी कि सच जो है ना, क्योंकि आज देखें ये सवाल उठ गया, आज सवाल उठ गया ना सवाल, और हमारे जहन में भी कन्फ्यूजन पड़ गई कि यार इतना बड़ा एक पॉलिटिशियन है और राहुल गांधी सॉरी राजीव गांधी के जो है ना वो मतलब औलाद नहीं है, ये बहुत बड़ा साहब ये हुकूमत की जिस तरह अपोजिशन हुकूमत पे इल्जाम लगाती रहती है ना सियासत के अंदर, ये हो सकता है ये कोई बीजेपी के किसी बंदे ने लफ्ज बोला हो या कोई बात की हो, उससे आगे उन्होंने कुछ बात छोड़ी हो इस तरह की, ये भी हो सकता है। जिस तरह मैं एक मिसाल देना चाहूँगा, इमरान खान साहब की शादी जब हुई थी बुशरा बीबी के साथ, तो निकाह हुआ, सारी आवाम थी, पूरी दुनिया ने कवर किया था और निकाह करके वो गए थे, और वही मौलवी उसने पैसे भी लिए थे और दुआ भी कराई थी और सारी दुनिया को सबूत दिया था भाई ये इद्दत पूरी होगी, ये वो सब कुछ क्लियर होने के बावजूद ये अब निकाह हो रहा है, और उसके शौहर साहबका ने भी इजाजत दी, उसके बच्चों ने भी इजाजत दी। उससे निकाह कराने वाले मौलवी ने पैसे 5 लाख रुपया लिया, सिर्फ 5 लाख, कितनी देर खा लेगा। उसने लेके इमरान खान के ऊपर केस किया और इमरान खान को उसके ऊपर 7 साल सजा हुई है उसकी भी। इस तरह भी तो कुछ हो सकता है, तो पहले नहीं होते थे ये कौन वही है इमरान खान को उसके ऊपर भी 7 साल सजा हुई, तो जायज निकाह हुआ है। तो मेरा मतलब ये मिसाल देने के लिए कि हो सकता है किसी बीजेपी की वजह से बीजेपी ने से किया हो, उन्होंने इल्जाम लगाया हो, ये भी हो सकता है। अच्छा फिर पॉइंट्स तो बड़े शानदार थे, क्या करें कि वो जो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो अपना डॉक्यूमेंट्स के बारे में फाइल्स हैं जो भारत ये वैसे स्टडी करनी चाहिए, लेकिन इतना टाइम नहीं होता। असल में बात तो ये है, बड़ी चीज़ें सीखने को मिलने वाली होती है। खैर इधर ही एंड करते, बड़ी शानदार थी ये इनकी डिस्कशन, मजा आया। लेकिन किसी की थी बहन या वालदा या वालिद या पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए भाई। हम तो ये बाकी जो माँ बहन ये बहुत बुरा लगता है भाई किसी सब ये हालांकि वो इंडियन है ठीक है, लेकिन इस तरह के करैक्टर पर डायरेक्ट उंगली उठाना देवी की भाई आई थिंक मुझे लगता है कि इनको गलत किया। मैं तो उसको थोड़ा सा सोच मैं इसको पहले वाकई समझा था यार अच्छा, लेकिन वाकई ना जब जुबान खुलती है तो राज खुलते हैं, जिसने बड़ा गलत किया। मिलता है नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत।